हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हमने कोशी इंटीग्रल फार्मूला स्टार्ट किया था। एक बार उसकी स्टेटमेंट देखते हैं क्या थी, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं लास्ट क्लास का। कोशी इंटीग्रल फार्मूले की स्टेटमेंट क्या थी? इफ़ एफ ऑफ जेड इज़ एनालिटिक ऑन एंड इनसाइड द कर्व गामा एंड अ पॉइंट ए कर्व गामा में लाई कर रहा है, देन आपका जो इंटीग्रल है एफ ऑफ जेड बाई जेड माइनस ए इंटू डी जेड ओवर आ कर्व गामा इक्वल टू 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए, ये हमारा कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला है। इसी के बाद इसमें एक और बात है एक्स्ट्रा, वो क्या कि ये फॉर्मूला एक्सटेंड भी हो जाता है कि अगर नीचे पावर कभी बढ़ जाए, नीचे अगर पावर बढ़ जाए लीनियर फैक्टर की बजाय कुछ पावर वाला फैक्टर आ जाए, तब जो फॉर्मूला है वो क्या लगता है? दैट इज़ 2 पाई आयोटा एफ एन एट पॉइंट ए डिवाइड बाय एन फैक्टोरियल, कि पावर अगर नीचे n+1 हो जाए तब जो फॉर्मूला है वो क्या लगाना है? 2 पाई आयोटा फंक्शन का nth डेरिवेटिव, एक बार कम डेरिवेटिव करना है, फिर पॉइंट पुट करना है, डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। आई थिंक इतना क्लियर था सबको। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे जो बात है वो भी इंटीग्रल की ही करनी है हमें। कुछ स्पेशल इंटीग्रल हैं जो कोशी इंटीग्रल से ही सॉल्व होते हैं, इसी की हेल्प से सॉल्व हो जाते हैं। और उस इंटीग्रल को करने से पहले अगर एक और रिज़ल्ट है वो कर ले। वो क्या है कि जैसे हमने स्टार्टिंग में लिखा था कि स्टार्टिंग में हमने ये फंक्शन लिया था z बार डी जेड इंटीग्रेशन 0 से 1 प्लस आयोटा। इसको देखें, ये जो इंटीग्रल था वो पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा था कि जैसे पाथ चेंज करेंगे आंसर चेंज हो जाएगा। अब इस फंक्शन में एक स्पेशल बात देखें, यहाँ पर इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रल किसका निकाल रहे हैं? z बार का ना। z बार जो फंक्शन है क्या वो एनालिटिक होता है? z बार फंक्शन एनालिटिक नहीं है ना। तो जो रिज़ल्ट है वो क्या है कि अगर फंक्शन एनालिटिक ना हो तो जो इंटीग्रेशन है मतलब इंटीग्रल है वो पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा। और अगर आपका इंटीग्रल एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड अगर आपका इंटीग्रल एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड सॉल्व कर रहे हो किसी भी पाथ के अलोंग, किसी भी कर्व के लिए ए से बी तक लेकर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके लिए ये इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हो और ये इंटीग्रल पाथ इंडिपेंडेंट होगा। देखो इस रिज़ल्ट को लिख लेते हैं एक बार। अगर आपका इंटीग्रल एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड किसी भी कर्व के लिए ये इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हो और ये इंटीग्रल पाथ इंडिपेंडेंट इज पाथ इंडिपेंडेंट if f of z is analytic in region R
where in the points A and B are lies, कि जो ये रिज़ल्ट है हमारे पास ये है क्या कि कोई भी इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हो वो पाथ इंडिपेंडेंट होगा अगर हमारा फंक्शन एनालिटिक हुआ उस रीज़न में जहाँ पर हम वो दोनों पॉइंट्स ले रहे हैं। कि जैसे आपको सिंपली दे दिया जाए कि इंटीग्रल सॉल्व करो z² dz 1 से लेकर 2 आयोटा तक, ये इंटीग्रल सॉल्व करो। तो यहाँ पर देखें, अगर वो स्टार्टिंग वाली बात से इसके कि जब तक पाथ नहीं है इंटीग्रेशन नहीं कर सकते सॉल्व। इस रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर फंक्शन एनालिटिक हुआ तो वो फंक्शन जो है उसका इंटीग्रल इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो जाता है। जैसे z² को देखें, z² एनालिटिक फंक्शन है यहाँ पे, तो जो इसका इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा, यानी कि पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो आप इसको सिंपली रियल वाले तरीके से सॉल्व कर लो कि इसको रियल वाले तरीके से सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, z³ बाय 3 फ्रॉम 1 से 2 आयोटा। अब इसमें लिमिट पुट कर दो और लिमिट पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन एनालिटिक है। अगर एनालिटिक है तो उसने इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होना है, पाथ का उसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सिंपली रियल वाला काम सॉल्व करना है। रियल वाले काम के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन सॉल्व करो। और दूसरी बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली कौन सी है कि जब ये इंटीग्रल कर रहे हो, क्या यहाँ से कोई क्लोज्ड कर्व है, यहाँ पे तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हो ना, डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर, कर्व क्लोज्ड नहीं है। यहाँ पे मतलब लिमिट वाला काम होगा, जैसे वो रियल में होता था लोअर लिमिट अपर लिमिट, उसके लिए इंटीग्रल का काम किया जाता है। जैसे इसी में ये दे दिया जाता कि आपने इंटीग्रल सॉल्व करना है 1/z+1 इंटू dz -1 प्लस आयोटा से लेकर 1 प्लस आयोटा तक, वेयर पाथ joining -1 plus iota and 1 plus iota is taken in imaginary part of z greater than 0। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए,
अब बताओ क्या ये बात वैलिड है जो अभी कर रहे हैं हम ऊपर, कि क्या यहाँ पे इंटीग्रल इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है? हाँ जी बताओ, क्या ये इंटीग्रल इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है? ध्यान से देखो। देखो ध्यान से, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को हम। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करनी है? -1 प्लस आयोटा से 1 प्लस आयोटा तक। अगर इस पॉइंट को देखें -1 प्लस आयोटा, अगर इस पॉइंट को देखें, स्टार्टिंग पॉइंट को, ये यहाँ पर होगा ना -1, 1। फाइनल पॉइंट है 1 प्लस आयोटा, इसका मतलब है 1, 1। ये यहाँ पे होगा। हमने इस फंक्शन के इंटीग्रेशन, इस फंक्शन की इंटीग्रेशन इस पॉइंट से -1 प्लस आयोटा से यहाँ तक करनी है 1 प्लस आयोटा, यानी कि इस फंक्शन की इंटीग्रेशन इस पॉइंट से लेकर और यहाँ तक करनी है। इस पॉइंट से यहाँ तक करनी है, तो अगर देखा जाए पाथ कितने हैं? पाथ तो इंडिपेंडेंट है। सॉरी, इस पॉइंट से इस फंक्शन का इंटीग्रेशन इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक करनी है। तो अगर देखा जाए पाथ कितने हैं? इनफाइनाइट है ना। अब ये देख लो उसने क्या कहा है कि जो पाथ लेना है हमने, इन दोनों को जॉइन करता हुआ वो कौन से रीजन में लेना है? उस रीजन में जिसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो? ग्रेटर देन 0 हो। दैट मीन हमने पाथ कौन से रीजन से उठाना है? अपर पार्ट। अपर पार्ट में उठाना है ना। ये क्या कह रहा है आगे? इस रीजन में पाथ लेना है। यहाँ तक क्लियर है स्टेटमेंट जो है। अब ये देखो, क्या ये जो फंक्शन जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, क्या वो इंटीग्रल इस रीजन में फिर एनालिटिक है? इस रीजन में फिर एनालिटिक है क्या? जिस रीजन में हमने पाथ उठाना है उस रीजन में आपका फंक्शन एनालिटिक है। ये एनालिटिक कब नहीं होगा? -1 पे। क्या वो -1 हमारे रीजन में है? वो तो बाहर है ना रीजन के। दैट मीन हमने जो रास्ता लेना है, जिस रीजन से रास्ता लेना है, उस रीजन में हमारा फंक्शन क्या है? एनालिटिक है। ये 1/z+1 इस पूरे रीजन में एनालिटिक है। रास्ता भी हमने यहीं से लेना है, तो दैट मीन ये रिजल्ट क्या कहता है? जो प्रीवियस रिजल्ट किया, ये रिजल्ट कि अगर फंक्शन एनालिटिक है रीजन में, तो उसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो जाएगा। तो दैट मीन अगर
-1 प्लस आयोटा से 1 प्लस आयोटा तक जाना है, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, तो आप जो मर्ज़ी रास्ता उठा लो, आपका आंसर क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। तो फिर अगर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो जाए, फिर यहाँ पे एक इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए क्या करो, अपने रियल वाले काम की हेल्प ले लो। कि अगर रियल वाला काम लगाएं, रियल वाले काम के अकॉर्डिंग इसकी इंटीग्रेशन 1/z + 1 × dz, इसकी इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होगी? इंटीग्रेशन क्या होगा 1/z + 1 का log z + 1। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? -1 प्लस आयोटा से लेकर 1 प्लस आयोटा तक। अब पॉइंट पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। जैसे लिमिट पुट करें तो अपर लिमिट पुट करें तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस आयोटा, माइनस लोअर लिमिट पुट करो, क्या आई, log आयोटा, ये आ गई। अब log m माइनस log n क्या बनेगा, log m/n। ये बन जाएगा। हाँ जी बताओ, क्लियर है सभी को ये पॉइंट? आगे जो बात है वो है क्या कि जैसे अभी हमने जो इंटीग्रल सॉल्व किए, कि उसमें हमने देखा कि इंटीग्रल अगर 2 पॉइंट्स के बीच में सॉल्व कर रहे हैं, अगर फंक्शन एनालिटिक हुआ तो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो जाएगा। अगर आपको फंक्शन ही कुछ ऐसा दे दिया जाए जो कभी एनालिटिक ही ना हो, जैसे z बार इंटू dz ओवर अ कर्व mod z = 1। इसके लिए हमने देखा कि अगर तो वो 2 पॉइंट्स अगर आपको फंक्शन कुछ ऐसा ही दे दिया जाए जो कभी एनालिटिक ही ना हो, जैसे z बार इंटू dz, इसके लिए हमने देखा कि अगर तो वो 2 पॉइंट्स के बीच में इंटीग्रल देगा तो पाथ हमें चाहिए। अगर वो इसके लिए जो पाथ है वो एक क्लोज्ड कर्व दे आपको, से mod z = 1, कि अगर फंक्शन एनालिटिक ना हो, कर्व आपका एक सर्कल हो, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इसको कैसे करेंगे? एक तो तरीका वही है कि z बार mod z = 1 है, इसका मतलब z = cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। z बार को कन्वर्ट कर लो, dz निकालो, लिमिट लगा दो 0 से 2π, जनरल मेथड लगा दो, सोल्व हो जाएगा। बट वो लेंथी मेथड है। ऐसे इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले की हेल्प ले सकते हैं। ऐसे इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए हम कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले की हेल्प ले सकते हैं। ऐसे इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए प्रॉपर जनरल मेथड लगाने की बजाय हम कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लगा सकते हैं। वो कैसे? ध्यान से देखो, जो हमें कर्व दी है mod z = 1, अगर दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दें तो mod z² = 1 होगा। और अब mod z² को क्या लिख सकते हो, z बार = 1। सो दैट मीन इस कर्व के ऊपर z बार की वैल्यू क्या आई, 1/z है।
तो क्यों ना z बार की वैल्यू ये रख दी जाए 1/z इंटू डी जेड ओवर अ कर्व मोड z इक्वल टू 1। अब बताओ, आसान हो गया ना इंटीग्रल। अब ये इंटीग्रल सॉल्व करना आसान है बाय कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला। तो इसका आंसर क्या आएगा? इस इंटीग्रल का आंसर आ जाएगा 2 पाई आयोटा बाय कोशी इंटीग्रल फॉर्मूले से। यानी कि हमारे इस इंटीग्रल का फाइनल आंसर आना ही क्या है? 2 पाई आयोटा। इसको प्रॉपर जनरल मेथड से सॉल्व करने की बजाय हमने क्या किया, इस कर्व की हेल्प से z बार को इन टर्म्स ऑफ z लिख दिया। वहाँ से हमने देखा कि वो कोशी इंटीग्रल फॉर्मूले से सॉल्व हो रहा है इंटीग्रल, तो वहीं से सॉल्व कर लेंगे हम। तो ये नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटीग्रल्स हैं जब आपको फंक्शन z बार की शक्ल में दिया हो, कर्व एक सर्कल हो, तो उस केस में कैसे करना है। क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन और करने से कंसेप्ट की और क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे आपको सिंपली ये दे दिया जाए z बार स्क्वायर इंटू डी जेड z बार स्क्वायर इंटू डी जेड ओवर अ कर्व मोड z माइनस 1 इक्वल टू 1। इस कर्व के अलोंग अगर इंटीग्रल सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा? बताओ जल्दी से कि इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यही वाला काम फॉलो कर लेंगे जो अभी हमने ऊपर किया। वहाँ से हमारे इंटीग्रल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ट्राई करो इस क्वेश्चन को जल्दी से और बताओ क्या आ रहा है इस इंटीग्रल का आंसर। z बार बताओ क्या आया। पहले z बार निकालो। देखो कि सिंपली हमारी कर्व क्या है, मोड z माइनस 1 इक्वल टू 1। स्क्वेयरिंग करेंगे z माइनस 1 का मोड स्क्वेयर इक्वल टू 1, ये आ जाएगा। यानी कि z माइनस 1 z बार माइनस 1 इक्वल टू 1। z बार माइनस z बार प्लस 1 इक्वल टू 1। z बार निकालो, वो क्या बनेगा? z बार इक्वल टू z बाय z माइनस 1। उठाकर यहाँ पे रख दो, इंटीग्रल क्या बन जाएगा? ये z स्क्वायर z माइनस 1 स्क्वायर इंटू डी जेड ओवर अ कर्व मोड z माइनस 1 इक्वल टू 1। अब सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा? 4 पाई आयोटा। पाई कोशी इंटीग्रल फॉर्मूले से क्या आ जाएगा? 4 पाई आयोटा। एक क्वेश्चन और देखो। मोड z रियल पार्ट ऑफ z इंटू डी जेड ओवर अ कर्व मोड z इक्वल टू 1। आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करो और सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ क्या आया। मतलब आप कमेंट बॉक्स में इस इंटीग्रल का आंसर बताओ क्या आएगा। अगर यहाँ तक आपको कुछ भी डाउट हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता देना। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।